मैं आरजू गुप्ता रामा वैली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल एक सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके अपने चैनल एक सवाल के पहले वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ। आप सभी का मेरे चैनल एक सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरी बातों को गंभीरता से सुनें, मुझे लाइक करें, शेयर करें एवं अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। मैं आरजू गुप्ता एक आम नागरिक की तरह यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था एवं देश की जनता से अनुरोध किया था कि लॉकडाउन का पालन करें, तब पूरे देश की जनता ने लॉकडाउन के पालन करने की तैयारी की थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि लॉकडाउन का ऐलान होते ही देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी की बातों को सम्मान देते हुए इतने दिनों तक घर पे रह पाना मुश्किल था, इसलिए उसकी तैयारी की। आपको पता है लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हुई? मैं समाज सेवा में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं दूसरे क्षेत्रों में जाकर अध्ययन भी करती हूँ। मैंने ये ध्यान दिया है कि सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो नशा करते थे। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो उनकी दिनचर्या नशा बन चुका था। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिनको नशा चाहिए होता था, किसी को हर 2 घंटे में, किसी को हर 4 घंटे में। सबसे ज़्यादा परेशानी उन मजदूरों को हुई जिनको जो 100 रुपये कमाते थे, जिसका 70% का शराब लेते और 30% का राशन। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिनकी जेब में नशा होता था पर घर पर राशन नहीं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिनका शराब पीना उनके दिनचर्या में आ चुका था, जिनको सबसे ज़्यादा शराब पीने की लत लग चुकी थी। मुझे नहीं पता यह प्रश्न मैं किससे पूछ रही हूँ, मेरी उम्र भी कम है और अनुभव भी। मैं 10th पास आउट हूँ, पर मुझे उम्मीद ज़रूर है कि जो प्रश्न मैं पूछने जा रही हूँ उसका उत्तर मुझे ज़रूर कोई ना कोई देगा। दादा वासवानी जी के चरणों में प्रणाम। इन महान संत की वजह से देश में लाखों लोगों ने मांसाहार और नशा को त्याग दिया है। ऐसे महान संत को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन फिर भी देश हित में मोदी जी के आह्वान पर नशा करने वाले व्यक्तियों ने हर प्रकार की परेशानियां झेली। शुरुआती दिनों में वे तड़पते रहे, नशा के लिए उनकी झुंझलाहट बरकरार रहती रही। उन्होंने शुरुआती दिनों में कई प्रकार की परेशानियां झेली, चिड़चिड़ापन आया, इस कारण घर में वाद विवाद भी हुए। लेकिन नशा करने वाले व्यक्तियों ने अपने ऊपर संयम रखा, कायम रखा। धीरे धीरे मैं पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करती हूँ कि उनकी सख्ती के कारण घर से निकल पाना मुश्किल था। धीरे धीरे बहाना भले ही कोरोना वायरस था, पर सबका नशा छूटता गया। धीरे धीरे लोगों का नशा छूटता गया और नशे के लिए तड़फना भी कम होता गया। दिन गुजरते गए, लोग सुधरते गए। जैसा कि साइंस का मानना है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक 21 डेज में सेट हो जाती है, और अगर हम कोई भी कठिन से कठिन काम करना चाहते हैं तो हम 21 डेज की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने पे कर सकते हैं। तो जिस तरह से लॉकडाउन को 21 डेज हो चुके थे, नशा करने वाले व्यक्तियों ने नशा नहीं किया था, उनकी भी आदत बन चुकी थी कि अब नशा नहीं करना है, उनकी बॉडी भी गिव अप कर देती। पर फिर मानो ईश्वरी चमत्कार सा हो गया था कि देश के 90% लोगों का नशा छूट गया था। भले ही बहाना कोरोना वायरस था, लेकिन मैंने कई जगह अनुभव से मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा नशा छुड़वा दो, पर नशा छूटता नहीं है, क्योंकि नशा किसी का नहीं होता। और डॉक्टर भी आखिरी में मना कर देता है कि मैं नहीं कर सकता ये, क्योंकि आत्मबल एक ऐसी शक्ति है जो खुद के अंदर से आती है, खुद की दृढ़ शक्ति से आती है। आत्मबल इंसान को कोई भी कठिन से कठिन काम करने पर मजबूर कर देती है। और जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर हमारे अंदर ताकत है, अगर हमारे अंदर आत्मबल है, तो हम कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। गांधी जी ने सही कहा था, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम द फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम द इंडोमिनेट विल। इसका मतलब ये है कि जो ताकत है वो बाहरी दिखावे से नहीं आती कि आपके पास कितने एब्स हैं या फिर कितने मसल्स हैं। ये इस चीज़ से आती है कि आपके आत्मबल कितना ताकतवर है, आपके अंदर कितना ज़्यादा कंट्रोल है, आपके मन में कितना ज़्यादा कंट्रोल है, आपके दृढ़ शक्ति कितनी ताकतवर है। मैं आरजू गुप्ता आप सभी का अपने चैनल एक सवाल में फिर से पुनः स्वागत करती हूँ। भगत सिंह जी ने सही कहा है कि बहरों को सुनने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। मैं आरजू गुप्ता एक धमाके के रूप में आप सभी के सामने शामिल हुई हूँ, और मैं ये बहरी सरकारों से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी
ऐसी क्या मजबूरी थी जो शराब को वापस चालू करना पड़ा, शराब दुकानों को वापस चालू करना पड़ा? जो सुरक्षाकर्मी दिन रात तैनात होते थे हमारी रक्षा करने के लिए, लॉकडाउन को व्यवस्थित करने के लिए, उन्हीं सुरक्षा कर्मियों को वापस शराब दुकानों के बाहर खड़ा दिया गया। मुझे नहीं पता ये सवाल मैं किससे कर रही हूँ, पर मुझे उम्मीद ज़रूर है कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे ज़रूर मिलेगा। एक न एक दिन ये वीडियो उस शख्स तक पहुँच जाएगा जो उस प्रश्न का उत्तर मुझे दे सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने सही कहा है, यदि राष्ट्र को समृद्ध संपन्न बनाना है, विश्वगुरु बनना है, तो उसमें स्त्री की सहभागिता आवश्यक है। मुझे यह बताइए, यदि इंसान रात को 12 बजे शराब पी करके घर पे आता है और महिला को प्रताड़ित करता है, तो किस तरह से हमारी देश की महिलाएं आत्मबल की तरह पूरी तरीके से मजबूत बन पाएंगी? किस तरह से वह आगे आ पाएंगी? किस तरह से वह अपने हौसले दिखा पाएंगी हमें? हम तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी की कही बातों का अपमान कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, जो इतने 18 घंटे हमारे देश हित में काम करते रहते हैं और ये हमें बताते रहते हैं कि हमें देश हित में काम करना है, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश हित में इतना काम कर रहे हैं और जो इतना बोल रहे हैं कि हमें अपने देश का सर गर्व से ऊंचा करना है, जो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है, आखिर वही ये मुद्दा मेरे दिमाग में आया है, आज वही राज्य सरकारों के दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है कि शराब चालू करना क्या मजबूरी थी? ऐसी क्या मजबूरी थी जो वापस उनको शराब चालू करना पड़ गया? ऐसी क्या मजबूरी थी जो वापस उनको शराब चालू करना पड़ा? वापस से यह सब, आखिर शराब चालू करने से क्या होगा? जो शराब दुकानों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, उस तरह से पूरा यह सिद्ध होता है कि जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए उसका पूरा उल्लंघन हो रहा है। और जिस तरह से हमने ये भी देखा था कि देश में क्राइम वापस बढ़ गया और राज्य सरकारों से यह अनुरोध था प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्य सरकारों को सौंपा था कि आपकी मर्जी, आपको शराब चालू करना है या नहीं। तो आखिर ये कौन से राज्य हित में भी ऐसा कौन सा निर्णय लिया गया जो वापस शराब चालू कर दी गई? मैं आरजू गुप्ता, रामा वैली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से आप सभी को अपने चैनल एक सवाल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी मुझे इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लाइक करें, शेयर करें एवं अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देते रहें। मैं यह प्रश्न फिर से पूछना चाहती हूँ, एक तरफ तो सरकारें नशा मुक्ति के नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती हैं। मैं कई जगह में जाती रहती हूँ तो मैं होर्डिंग देखती हूँ कि नशा बंद करें, नशा बंद करें। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, नशा चालू करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं? सरकारों से ये मेरा अनुरोध है, महात्मा गांधी जी ने सही कहा है, एक सत्य छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ सकते हैं, इसलिए एक सत्य बोल दीजिए, क्लियर कीजिए। मुझे यह जानना है कि आप नशा चालू करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं इतने सारे, नशा बंदी पे इतने सारे अरबों खरबों रुपए हम खर्च करते हैं कि नशा बंद हो जाए। क्या ऐसी बात है कि नशा के बिना सरकारें नहीं चल सकती? क्या ये बात है कि जो जनता इतना मेहनत का, जितना जनता का इतना मेहनत का पैसा है, उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? या फिर मैं यह सवाल फिर से पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ तो सरकारें नशा मुक्ति के नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती हैं, एनजीओ के द्वारा प्रचार करवाती हैं, गांव-गांव जाकर के यह प्रचार करवाती है कि नशा बंद करें। मैं कई जगह ऐसे घूमने जाती हूँ तो मैंने ये होर्डिंग्स में भी देखा है कि नशा बंदी के लिए कई होर्डिंग्स लगी रहती हैं, कई नशा मुक्ति केंद्र हमारे देश में बने हुए हैं। तो मैं यह सरकारों से पूछना चाहती हूँ कि नशा चालू कराना चाहते हैं या बंद? महात्मा गांधी जी ने सही कहा है, एक सत्य छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ सकते हैं। तो आप सरकारों से अनुरोध है कि एक सच बता दीजिए जनता को, क्या आप नशा चालू कराना चाहते हैं या फिर बंद कराना चाहते हैं? क्योंकि अगर नशा बंद करना चाहते हैं तो वापस नशा की दुकानें क्यों खोली गई, और अगर नशा चालू करना चाहते हैं तो क्या ये देश के हित में है, क्या ये राज्य के हित में है, क्या ये जनता के हित में है? आप सभी ने मुझे गंभीरता से सुना, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी रहूंगी। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। अब मैं राष्ट्रवाद से जुड़ा अगला मुद्दा आप सभी के सामने जल्द ही पेश करूंगी। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।